नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज जैन। आज हम पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के पीछे के असली कारणों पर चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते ही होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार उस पर अपने टैक्सेस बढ़ाते चली जा रही है। इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब में तमाम वीडियोज़ उपलब्ध हैं, थोड़े बहुत लेख अखबारों में भी आए हैं। उसके थोड़े हम आंकड़े पहले दें और उसके बाद फिर उसके और पहलुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस चार्ट में हमने पहले रो में पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस की चर्चा की है। तो ये क्या है, ये समझ लें। इस देश का अधिकांश जो हमारा रिक्वायरमेंट है पेट्रोल डीजल का, उसको हम क्रूड ऑयल के रूप में इंपोर्ट करते हैं और फिर वो रिफाइनरीज़ को जाता है, वहाँ पे उसकी रिफाइनिंग होती है और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की निर्मित होती है। रिफाइनिंग का मतलब है वो ब्रेकअप करके एक केमिकल प्रोसेस के जरिए और पेट्रोल और डीजल का निर्माण होता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेट्रोल पंप्स को। तो जो हमने पहले वाला रो है उसमें बेस प्राइस में हमने वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल किया हुआ है। जो पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप से पहुंचता है उसके बाद आपको जिस दाम पे मिलता है उसमें वो डिफरेंस इसलिए आता है बेस प्राइस से क्योंकि उस पर केंद्र सरकार के टैक्सेस लगते हैं, राज्य सरकारों के टैक्सेस लगते हैं और उसके अलावा डीलर कमीशन यानी पेट्रोल पंप वालों को जो कमीशन दिया जाता है वो भी शामिल होता है। तो आप इसमें जो कॉलम्स देख रहे हैं उसमें हमने पेट्रोल और डीजल के मई 2014 और इस साल 16 फरवरी 2021 में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या फ़र्क हुआ उसकी चर्चा हमने इस टेबल में की है। और उसमें आप यदि ये टेबल थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पेट्रोल के मामले में मई 2014 में उसका बेस प्राइस यानी जो उसका मूल दाम था वो दिल्ली में इस साल वो 32 रुपये था और मोदी जब सत्ता में आए थे मई 2014 में तो वो 47 रुपये था, यानी लगभग 15 रुपये ज़्यादा। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि आज पेट्रोल का दाम 89 रुपीज़ है, जबकि उस समय मई 2014 में वो 71 रुपीज़ था। और यही डीजल के साथ भी है, आप उसके बाकी दो कॉलम में दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि आज पेट्रोल के दाम में 60% टैक्सेस हैं, जो आंकड़ा मई 2014 में 31% था। और डीजल के मामले में आज टैक्सेस 55% हैं, 55%, जो आंकड़ा मई 2014 में 20% था। तो ये जो लगभग 30% की टैक्सेस की बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 35% टैक्सेस की बढ़ोतरी हुई है, ये मूल कारण है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आज लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच रहे हैं। हम इस पे ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। अलग अलग राज्यों में दाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि राज्य सरकारों के टैक्सेस अलग अलग हैं। जैसे ये अगली टेबल देखिए, इसमें हमने 3 राज्यों के आंकड़े दिए हैं कि कैसे वो 3 राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर चूँकि राज्य सरकारों ने वैट और उपकर वगैरह अलग अलग लगाए हैं तो उसके चलते दामों में अलग अलग दाम हैं। अब हम एक दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें जिसके बारे में नहीं के बराबर चर्चा है और उसका संबंध इस बात से है कि लोगों को ये लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम में दोष केंद्र और राज्य सरकार दोनों का बराबर का है, दोनों ने ही टैक्सेस बहुत बढ़ाए हुए हैं। लेकिन यह सही बात नहीं है, इसमें ज़्यादा दोष केंद्र सरकार का है और उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है और उसके चलते
राज्य सरकारों को एक, जिसको मराठी में बोलते हैं, कोंडी में फंसा दिया गया है। यानी वो एक ऐसे कॉर्नर में फंस गई हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो भी अपने टैक्सेस बढ़ाएं। ये कैसे, अब हम जरा इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। जो देश में कुल टैक्सेस इकट्ठा होते हैं उसका बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, उसके पास वो अधिकार ज़्यादा है। जैसे इनकम टैक्सेस, कॉरपोरेट टैक्सेस केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। राज्य सरकारें भी कुछ टैक्सेस इकट्ठा करती हैं, लेकिन उनके अधिकार बहुत कम हैं। तो देश के कुल टैक्स आमदनी में केंद्र सरकार का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक खर्चों की बात है, राज्य सरकारें ज़्यादा खर्चा करती हैं, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में। तो फिर राज्य सरकारों के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके चलते हमारे देश में फाइनेंस कमीशन स्थापित किया गया है, जो बीच बीच में अपने निर्णय देता है कि केंद्र सरकार जो कुल टैक्सेस इकट्ठा करती है उसका कितना हिस्सा राज्यों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फिलहाल जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसकी सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार की कुल टैक्स आमदनी का 42% राज्य सरकारों को हस्तांतरित होना चाहिए। लेकिन इसमें एक लूप होल है, इसमें एक त्रुटि छोड़ी गई है जिसका फ़ायदा उठाकर केंद्र सरकार को राज्यों को जितना ट्रांसफ़र करना चाहिए वो नहीं करती। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि उसमें लूप होल ये है कि केंद्र सरकार अपनी टैक्स आमदनी में यदि अधिभार लगाकर, उसको इंग्लिश में सेसेस एंड सरचार्जेस बोलते हैं, हिंदी में उसको उपकर और अधिभार बोलते हैं, यदि केंद्र सरकार अपनी टैक्स आमदनी में अधिभार और उपकर के द्वारा टैक्सेस इकट्ठा करती है तो उसको राज्यों के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि जो सरकार की कुल टैक्स आमदनी है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज बोलते हैं, उसमें से सेसेस और अधिभार माइनस करके जो हिस्सा बनता है टैक्सेस का उसका 42%, ये स्लाइड में देखिए उसमें ये आंकड़ा आया हुआ है, उसको डिविजिबल पूल ऑफ सेंटर्स रेवेन्यूज बोलते हैं। यानी केंद्र सरकार की टैक्स आमदनी का वो हिस्सा जिसका 42% राज्यों को मिलेगा। तो ये जो विभाज्य हिस्सा है इसको कैलकुलेट करने में कुल टैक्स रेवेन्यूज में से सेसेस और सरचार्जेस माइनस किए जाते हैं। तो जाहिरा तौर पर जितने सेसेस बढ़ेंगे, जितने उपकर बढ़ेंगे, उतना ही ये डिविजिबल पूल छोटा होता चला जाएगा। तो अब ये चार्ट देखिए, इसमें हमने केंद्र सरकार के कुल टैक्स रेवेन्यूज पहले रो में दिखाए हैं और उसके बाद तीसरे रो में उस टैक्स रेवेन्यूज में से सरचार्ज और सेसेस कितने हैं वो दिखाया है। तो आंकड़ा देखिए, मोदी जब सत्ता में आए थे पहले साल में तो सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपया 1.15 लाख करोड़ वो उपकर के रूप में इकट्ठा करते थे। इस साल के बजट में सरकार का कुल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो वो उसका जो अपेक्षित है वो है 22 लाख करोड़ रुपए, जिसमें उपकर का हिस्सा, सेसिस का हिस्सा बढ़ के लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी सेसिस का हिस्सा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के प्रतिशत के रूप में 9.3% से बढ़कर दुगने से ज़्यादा हो गया है 20.2%। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को जो हिस्सा ट्रांसफ़र होगा वो उसमें काफ़ी कम हो जाएगा। वो नुकसान भी हमने कैलकुलेट किया है, वो उसके अगले रो में है कि मोदी के पहले साल में इस चालाकी के चलते जो राज्यों को नुकसान हुआ वो था 48,000 करोड़ रुपीस, जो इस साल बढ़ के आंकड़ा पहुंच गया है 1.88 लाख करोड़ रुपीस। यानी इस साल जो राज्यों को ट्रांसफ़र होने वाला है लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपीस, वो आंकड़ा असल में 6.6
प्लस 1.88 इतना ट्रांसफ़र होना चाहिए था, यानी राज्यों को लगभग 22% का नुकसान होने जा रहा है इस साल। तो ऐसे में जब राज्यों को जितना उनको हिस्सा मिलना चाहिए, जब केंद्र सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर रही, तो फिर वो अपने जो उनके पास अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करके यानी पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस बढ़ाकर वो भी अपनी टैक्स आमदनी इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि ये जो कुल दोष है, इसका मुख्य दोष केंद्र सरकार पे जाता है। इसका एक और भी परिणाम होता है, और वो ये है कि इसके चलते हमारे देश का जो कुल टैक्स ढांचा है वो और विकृत होता चले जा रहा है। वो कैसे? कोई भी देश, भारत में भी जो कुल टैक्सेस इकट्ठा होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब जो अमीरों पर लगते हैं, उसमें इनकम टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस आते हैं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है जो सामानों पर लगता है, यानी आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं जीएसटी वगैरह के नाम पर। और एक गरीब से गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ खरीदता ही है, सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स वो देता ही है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि सारी जनता पर पड़ते हैं और क्योंकि सारी जनता में आम जनता का हिस्सा ज़्यादा है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस अमीरों पर ज़्यादा पड़ते हैं या अमीरों पर ही पड़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मुख्य हिस्सा आम जनता पे पड़ता है। तो कोई भी समतामूलक समाज अपनी टैक्स आमदनी का बड़ा हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा करेगा। पश्चिमी देशों में, यहाँ तक कि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी जो कुल टैक्स आमदनी है सरकारों की, उसमें डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा 55 से 60% है, 55 से 60% है। भारत में यह आंकड़ा ठीक उल्टा है। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा कुल टैक्स आमदनी में मतलब पूरे देश के पैमाने पर यह आंकड़ा भारत में सिर्फ 30% है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का 70% है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी जब पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस बढ़ाकर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए, जब वो ये बढ़ाकर अपनी टैक्स आमदनी और इकट्ठा करेंगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये रेशो जो 30:70 है ये और विकृत हो जाएगा ना। अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करें कि केंद्र सरकार अपनी टैक्स आमदनी इकट्ठा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ही एक्साइज ड्यूटीज़ और उसमें भी अधिभार बढ़ाकर क्यों इस तरह से इकट्ठा कर रही है। उसका कारण बहुत कम चर्चा में आ रहा है। आमतौर पे कई मोदी भक्त ये पेट्रोल डीजल के दाम को डिफेंड करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि भाई सरकार को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, और ऐसे में यदि पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर यदि सरकार पैसे इकट्ठा करिए तो उसमें क्या बुरा है। मामला यहाँ नहीं है, मामला कहीं और है। मामला ये है, असली मुद्दा ये है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि सरकार अमीरों को छूट देती चली जा रही है। जी हाँ, लाखों करोड़ रुपए की छूट, सब्सिडीज इस देश में अमीरों को दी जा रही हैं, और ऐसे में जब केंद्र सरकार की कुल आमदनी घटती चली जा रही है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा रही है। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार के बजट दस्तावेजों में एक आंकड़ा आता है कि सरकार ने अमीरों को पिछले साल कितनी टैक्स माफ़ी दी। ये टैक्स माफ़ी इनकम टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस में होती है और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटीज़ में होती है, यानी मुख्यतः अमीरों को वो टैक्स माफ़ी दी जाती है। अब केंद्र सरकार ने वो आंकड़ा देना बंद कर दिया है। पहले 3 सालों में वो आंकड़ा दिया गया था, और आपको आश्चर्य होगा वो आंकड़ा है 6 लाख करोड़ रुपए प्रति साल। उसके बाद ये और बढ़ गया होगा, इसीलिए सरकार ने वो आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। लेकिन यदि हम 6 लाख करोड़ रुपए भी माने तो मोदी के पहले 7 सालों में इसका मतलब हुआ कि 42 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफ़ी सरकार ने अमीरों को दी है पिछले 7 सालों में। ये अमाउंट कितना बड़ा है इसका आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि इस साल का कुल बजट आंकड़ा 34 लाख करोड़ रुपए है, 34 लाख करोड़ रुपीस। तो यदि ये माफ़ी नहीं दी गई होती
तो सरकार के पास भरपूर टैक्स आमदनी इकट्ठा हो गई होती। एक दूसरा आंकड़ा आपको दे, वो है लोन माफ़ी का। लोन माफ़ी में एक आंकड़ा तो अखबारों में आता है कि सरकार ने कॉरपोरेट हाउसेस को कितनी लोन माफ़ी दी, वो भी कभी कभी आता है। अभी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्वीकारा है कि पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में बैंक्स ने, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अमीरों को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की लोन माफ़ी दी है। मोदी के पहले 7 सालों में हमारा अंदाज है कि केंद्र सरकार ने जो लोन माफ़ी दी है, और मुख्यतः वो लोन माफ़ी कॉरपोरेट हाउसेस को दी है, वो आंकड़ा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का है। और ये तो सिर्फ लोन माफ़ी है, डायरेक्ट लोन माफ़ी। उसके अलावा सरकार और भी तरीकों से कॉरपोरेट हाउसेस के लोन माफ़ करती है, जिसको बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। वो आंकड़ा इस आंकड़े से कम नहीं है। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने पहले 7 सालों में अमीरों को लगभग 14-15 लाख करोड़ की लोन माफ़ी दी है। और उसके बावजूद अभी भी बैड लोन्स, यानी जो लोन वापस नहीं आ रहे हैं, वो आंकड़ा लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का है, जिसको भी रिजर्व बैंक ने माफ़ करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जिसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर लोन माफ़ी 20 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर रही है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर टैक्स माफ़ी देंगे, इतने बड़े पैमाने पर लोन माफ़ी देंगे, और इतना ही नहीं, इसके अलावा फिर सरकार अमीरों को और भी कई प्रकारों से तरह तरह की सब्सिडीज देती है। जिसका एक उदाहरण ये है कि खनिज संपदा इस देश की कौड़ी मोल कीमतों पर प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है कि तुम इसको निकालो और बेचो और पैसे कमाओ। पहले वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी। और ऐसे में जब वो खनिज संपदा, उदाहरण के लिए गैस या कच्चा लोहा या कोयला, जब वो सारा का सारा उसके भंडार जब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं और केंद्र सरकार उसकी मार्केट प्राइस का मात्र 5 से 10% रॉयल्टी के रूप में लेती है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि 1 लाख करोड़ रुपए का कच्चा लोहा फॉर एग्जाम्पल किसी प्राइवेट कंपनी ने निकालकर मार्केट में बेचा, तो उसमें केंद्र सरकार का 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि पहले वो सारा का सारा कच्चा लोहा कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी निकालकर बेचा करती थी। तो इस रूप में इस देश का खनिज संपदा जो कॉरपोरेट हाउसेस को हैंडओवर की जा रही है कौड़ी मोल कीमतों पर, उससे हर साल केंद्र सरकार को दसियों हजार करोड़ रुपए, हो सकता है ये आंकड़ा कुछ लाख करोड़ रुपए भी हो, इतना हर साल नुकसान हो रहा है। फिर उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं वो प्राइवेट की जा रही हैं। इस साल के बजट में सरकार ने घोषणा की है कि वो प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशंस को पब्लिक सेक्टर कंपनियों के शेयर्स बेचकर लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। तो इसकी बड़ी स्तुति हो रही है कि केंद्र सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए इसकी आमदनी होगी। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा कि हर ये बिक्री में केंद्र सरकार को जबरदस्त नुकसान होता है। उदाहरण के लिए जब ये बीपीसीएल प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो बीपीसीएल में जो सरकार का शेयर है 56% के आसपास, उसकी कीमत आती है लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए। उसको सरकार मात्र 40,000 करोड़ रुपए में बेचने वाली है, 1/10 से भी कम कीमत पर। यानी सरकार को उस बिक्री में 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान होगा। और हर कंपनी जो सरकार बेच रही है उसमें इसी प्रकार का नुकसान है। तो केंद्र सरकार जब कहती है कि हमको 2 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी शेयर्स बेचकर, तो असल में जो सरकार को लॉस होने वाला है वो 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। यही कारण है कि क्योंकि मिट्टी के मोल इस देश की सारी संपत्ति प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस को हैंडओवर की जा रही है, कि लॉकडाउन के समय भी अडानी और अंबानी की संपत्ति कई लाख करोड़ रुपए की बढ़ी। आंकड़े ये आए हैं कि अंबानी ने प्रति घंटा लॉकडाउन के समय 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो ये जो सारी देश की संपत्ति की बिक्री हो रही है मिट्टी के मोल, उसके चलते जो केंद्र सरकार को नुकसान हो रहा है, और उसके अलावा फिर जो टैक्स माफ़ी दी जा रही है, जो लोन माफ़ी दी जा रही है, वो सारा कॉम्पेंसेट करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए और हम सबसे
इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में कुछ आमदनी वसूले। तो दोस्तों, यही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की असली दास्तान, उसके असली कारण। असली कारण ये है कि ये देश शुद्ध कॉरपोरेट हाउसेस के लिए चल रहा है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि पूरी की पूरी खेती कॉरपोरेट हाउसेस को ट्रांसफ़र की जा रही है। खेती ही नहीं, पूरा देश ही कॉरपोरेट हाउसेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसके बदले फिर केंद्र सरकार हम ही से निचोड़कर अपनी कमाई कर रही है। इसके खिलाफ लड़ने का जो सबसे मुख्य तरीका है वो ये है कि हम सबको इकट्ठा होकर मांग करनी चाहिए कि देश की नीतियों में आम जनता केंद्र में हो, कॉरपोरेट हाउसेस केंद्र में ना हो। और इस देश में जो लगातार अब आंदोलन बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ, तो एक बड़े इलाके में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी बैंक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। ये सारे आंदोलनों का हम सारे लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस बात से भी जुड़े हुए हैं कि सरकार महंगाई नियंत्रित करे। धन्यवाद।